अच्छा, आपने गंगा सातम का जिक्र किया तो मुझे याद आया कि मेरा हिंदू तिथि के हिसाब से मेरा गंगा सातम के दिन जन्म हुआ था। सोमवार और गंगा सातम जो थी 1957 में, उस दिन जन्म हुआ था। तो मुझे तो कुछ याद नहीं था, पर आज कृपेश भाई ने गंगा सातम की बात की तो अभी याद आ रहा है। चलिए, तो वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे सर। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। हाँ हाँ, थैंक यू। तिथि हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। सर। हाँ, थैंक यू, थैंक यू। चलिए, तो डिस्कोसिस 1 मीटिंग 4 चालू करते हैं। हम पहले से देखते आए, फर्स्ट मीटिंग से तावरिया जी इसके अंदर पोज की टेक्निक का खास जिक्र करते हैं, मतलब बताते हैं, और अलग अलग रूप से खास करके पतंजलि योग सूत्र के अंदर इसका क्या रेफरेंस है वो सब बताते हैं, और हमारी लाइफ में और साधना दोनों में कितना इसका उपयोग है वो भी बताते हैं। तो इसीलिए ये टेक्निक बहुत इम्पोर्टेंट है। नॉर्मल कोर्स में हम एक बात करते रहते हैं, हर लेक्चर में सुनते हैं कि भाई एक शब्द आता है, नॉन एक्सप्रेशंस ऑफ नेगेटिव इमोशंस। तो अलग अलग सिस्टम में अलग अलग रूप से बात होती है। तो ये जो एक बात है, नॉन एक्सप्रेशन ऑफ नेगेटिव इमोशंस, तो आप अगर पोज को देखेंगे तो ये यही बात है कि अगर आपके अंदर नेगेटिविटी आ रही है और आप उसको एक्सप्रेस करने से पहले पोज कर दो, पोज करोगे तो ऑटोमेटिकली वो एक्सप्रेस नहीं हो पाएगी। तो इसके ऊपर भार ज़्यादा दिया जाता है कि भाई नेगेटिव इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं करना चाहिए, उससे दूसरों को भी हानि होती है, हमें भी हानि होती है, और उसका नतीजा अच्छा नहीं होता है। पर ये बात अगर हम पोज की दृष्टि से देखेंगे तो ये यही चीज़ है कि जब ऐसा होता है तो हम अगर पोज कर लेते हैं तो फिर नेगेटिव इमोशंस का प्रकट होने का सवाल नहीं रहता है। तो एक पॉइंट ये है। हालांकि ये तो एक इनिशियल लेवल पर है, पोज की टेक्निक बहुत गहरी है। हम जो यहाँ शुरुआत में बात करते हैं वो पोज की, भाई इस तरह का कुछ नेगेटिव एक्सप्रेस मत करो, या कुछ भी मैकेनिकली, मतलब जो तावरिया जी ऑटोमेटिक रिफ्लेक्स एक्शन जिसको कहते हैं, तो ऑटोमेटिक रिफ्लेक्स एक्शन की तरह कामकाज मत करो। इसके अंदर एक जिसको कहते हैं कि एक गैप निर्माण करो। तो इस तरह की जो बात है वो शुरुआत में तो ये इस लेवल के ऊपर है, फिर आगे जाके यही चीज़ एडवांस लेवल के ऊपर मेडिटेशन में करना पड़ता है कि वहाँ जो विचार उत्पन्न होते हैं तो विचारों के बीच में गैप उत्पन्न करना है। पहले लेवल के ऊपर हम नॉन एक्सप्रेशन, मतलब एक्सप्रेस करने से पहले यहाँ पोज को इंट्रोड्यूस करते हैं। सेकंड लेवल के ऊपर अब जाके जब हम मेडिटेशन करेंगे तो मेडिटेशन के अंदर भी अलग अलग विचार आते हैं, उसमें भी कभी नेगेटिव विचार भी आते हैं और प्रकार के विचार आते रहते हैं। तो विचार को वहाँ उत्पन्न नहीं होने देना है, मतलब कि जो चित्तवृत्ति जो है जिसको मॉडिफिकेशंस कहते हैं, वो मॉडिफिकेशंस वहाँ आनी ही नहीं चाहिए वहाँ। और यह अगर दो विचार बनते हैं तो इसके बीच में काफ़ी फासला हो, एक अच्छा सा गैप निर्माण हो, इस तरह का प्रयत्न करना, वो भी एक पोज की टेक्निक है। तो पोज के अलग अलग है, क्योंकि जो महर्षि पतंजलि ने अलग अलग सूत्र बताए हैं उसके अंदर हम देखेंगे तो ये सिंपल ऐसा नहीं है कि खाली आप कुछ अभिव्यक्त मत करो, उससे भी गहरी चीज़ जो ये चीज़ है उसके अंदर। इसलिए जैसे कि एक सूत्र में महर्षि बताते हैं कि इससे क्या फ़ायदा होता है, तो आपका स्पिरिचुअल परसेप्शन आपका बढ़ेगा। अब स्पिरिचुअल परसेप्शन बहुत आगे की चीज़ है, वो ऐसा नहीं है कि खाली विचारों को प्रकट नहीं किया, कुछ बोलने के लिए हम रुक गए तो इतना काफ़ी नहीं है। ये जो ऐसे शब्द आते हैं इसका मतलब कि वो एडवांस प्रैक्टिस के संदर्भ में, वो जहाँ पोज एडवांस प्रैक्टिस में हम अप्लाई करते हैं उसका परिणाम में स्पिरिचुअल परसेप्शन वगैरह की सिद्धि मिलती है।
तो इसको बहुत गहराई से समझना है, और ये अपने आप में जो पोज है वो बहुत गहरी चीज़ है। अब 4th मीटिंग के अंदर तावरिया जी क्या कहते हैं वो समझते हैं, उसके अंदर भी आगे बात तो पोज की आएगी, पर देख लेते हैं क्या कहते हैं। डियर फ्रेंड्स, please see that you are all regular in your attendance for 2 reasons. 1. This basic knowledge, though it is elementary, is exceedingly important and necessary to assimilate, and in the notes I cannot pull out all that I can explain during the meeting. Your attendance will reflect your interest and sincerity. Second, if you fall behind other, it is bad for you, and if we repeat for you for your benefit, you slow everyone's progress. तो यहाँ 2 बात उन्होंने खास इम्पोर्टेंट कही है कि आपको रेगुलरली ये जो मीटिंग है वो अटेंड करनी है। वो जो महीने में एक बार मीटिंग करते थे, तो उसका 2 कारण यहाँ बताते हैं कि भाई यहाँ जो ज्ञान दिया जाता है, मतलब उनकी मीटिंग में जो ज्ञान दिया जाता था वो बेसिक, चाहे बेसिक था फिर भी बहुत इम्पोर्टेंट था, बहुत अगत्य का था, क्योंकि उसको समझना और उसको पचाना इसको बहुत ज़रूरी थी। क्योंकि बेसिक क्लैरिटी नहीं होती है तो आगे की जो बात करते हैं तो फिर वो समझ में नहीं आता है। और यहाँ मीटिंग पेपर्स के अंदर भी तावरिया जी ने शुरुआत बेसिक चीज़ से किए, फिर धीरे धीरे आगे जाके पूरा जो है इम्पल्स का साइंस वगैरह आगे खोलते जाएंगे। पर ये सब समझना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो फिर आगे जाके जो धारणा ध्यान समाधि की बात आती है तो उसमें कुछ समझ में ही नहीं आता है। इसीलिए ये एक क्लैरिटी के लिए ये अटेंडेंस मतलब कि नियमित रूप में हाजिरी देना ज़रूरी है। और दूसरी बात ये है कि मान लो कि ये मीटिंग पेपर्स, हमारे पास तो मीटिंग पेपर्स है, पर वो कहते हैं कि मैं मीटिंग पेपर्स में मैं सब कुछ नहीं लिख सकता हूँ, क्योंकि कुछ चीज़ जो है वो मैं मीटिंग के अंदर ही बोल के ही उसको एक्सप्लेन करूँगा। तो वो तो चीज़ अलग है, उन्होंने क्या एक्सप्लेन किया था वो तो हमें पता नहीं है। हमारे पास तो ये नोट ही है, हालांकि इसके अंदर भी बहुत गहरी चीज़ें हैं, तो हमें तो ये नोट से ही चलाना पड़ेगा। फिर भी उसके अंदर जो है इससे भी हम समझ सकते हैं कि उन्होंने क्या क्या बताया होगा। और दूसरी बात ये कहते हैं कि आपका जो अटेंडेंस है, मतलब आप जो कितने नियमित है उसके ऊपर से आपकी इंटरेस्ट और आपकी सिंसियरिटी समझ में आएगी। तो ये तो सीधी सी बात है कि जिसको इंटरेस्ट पड़ता है वही ऐसी मीटिंगों में जाते हैं, ऐसे ज्ञान समझने का प्रयत्न करते हैं। तो एक इंटरेस्ट और सिंसियरिटी भी इसके साथ जुड़े हुए हैं। ये चीज़ और ये हर समय लागू होती है, आज भी यही चीज़ लागू होती है, उस ज़माने में वही चीज़ लागू होती थी। तो हमारे अंदर इंटरेस्ट और सिंसियरिटी कितनी है वो एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। हमें कुछ जानने के लिए, नया समझने के लिए कितना इंटरेस्ट है वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। और दूसरी बात ये कहते हैं कि अगर आप सिंसियरली ये सब नहीं करोगे और पीछे रह जाओगे, पीछे छूट जाओगे, तो क्या होगा कि मुझे बार बार यही चीज़ को रिपीट करना पड़ेगा, और बार बार मैं यही चीज़ रिपीट करता रहूँगा तो फिर दूसरे लोग जो है जिनको आगे जाना है उसके अंदर रुकावट आएगी। तो कृपया सब एक साथ में चले ताकि एक साथ में सबका प्रोग्रेस हो और ये चीज़ मुझे बार बार रिपीट नहीं करनी पड़े। इस तरह उन्होंने ये 4th मीटिंग की शुरुआत में कहा था। प्लीज़ रिमेंबर द 3 ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस एंड सिंसियरली डू एज मच and as many times a day as you can. You only will be benefited. Once is must. तो ये हमने पिछली मीटिंगों में देखा था कि भाई उन्होंने 3 एक्सरसाइज दी थी। एक अपनी जो चेस्ट ब्रीदिंग जो है चेस्ट से करते हैं रिफाइनिंग नंबर 1, फिर पेट से करते हैं रिफाइनिंग नंबर 2, और जो फूंक मार के करते हैं रिफाइनिंग नंबर 4। ये 3 एक्सरसाइज उन्होंने बताई हुई है, और उसको जितना हो सके इतना अभ्यास करने के लिए वो बोलते हैं। कम से कम एक बार तो करनी ही चाहिए। द 2 steps
of the 3-step breathing is very important, and so please carefully practice as many times a day as you can. Once is must. तो इसी तरह 3 स्टेप के जो 2 स्टेप्स उन्होंने बताए थे वो 2 स्टेप भी बहुत रेगुलरली करने चाहिए और दिन में जितनी बार ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इतनी बार करने चाहिए. Then rota was shown and explained. Now only twice in each direction. अब रोटा एक्सरसाइज उन्होंने बताई थी और उसको 2 बार घुमाना है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, ये उन्होंने सिखाया था. We shall once again check all these exercises in our 4th meeting. It is no use adding more if you have had no firm grip on this exercise. अब देखिए कि उस समय में वो कितना धीमे धीमे चलते थे. आज तो क्या है कि कोई भी नया अभी आता है तो हम एक साथ में 6 रिफाइनिंग एक्सरसाइज सिखा देते हैं, फिर उसको रिवर्स करने के लिए बोलते हैं, फिर गोल नकेट सिखाते हैं, स्वाइसो, ATR सब एक ही दिन में सिखा देते हैं. पर वो जो रियल चीज़ें जो है वो जो करते थे कि धीरे धीरे वो ले जाते थे कि 1-2 एक्सरसाइज सिखाई फिर गैप, 1-2 एक्सरसाइज सिखाई फिर गैप. तो दैट इज़ राइट वे ऑफ टीचिंग. पर अभी तो न लोगों के पास समय है न हमारे पास समय है, इसलिए हमें ये सब फटाफट सिखा देना पड़ता है और लोगों के पास भी समय नहीं है, एक बार आके ही सीख लेना चाहते हैं. तो इसी तरह सब समय बदल गया, इसीलिए इस तरह करना पड़ता है. सिटिंग ऑन द फ्लोर, टच रादर होल्डिंग टोज, नीज फर्मली press on the ground, proceed gently towards the toes if you cannot catch them, half an inch further every week is enough. अब इसी तरह उन्होंने जो एक एक्सरसाइज के रूप में जिसको हम 3rd एक्सरसाइज कहते हैं पर वो बिना म्यूज़िक उन्होंने वो एक्सरसाइज सिखाई थी और धीरे धीरे पैर के अंगूठे पकड़ने के लिए वो बताते हैं कि आधा इंच आगे जाइए और धीरे धीरे करके पैर के अंगूठे पकड़कर ये एक्सरसाइज करें. रिफर नोट्स ऑफ 3rd मीटिंग. हाउ मेनी आर द एडवांटेजेस ऑफ फॉलोइंग द सिंपल प्रैक्टिस ऑफ पोज और वेटिंग अ मोमेंट. अब यहाँ ये जो आगे पीछे की मीटिंगों में जो उन्होंने सिखाया था, बताया था ये पोज के बारे में, तो उसके क्या क्या एडवांटेजेस है वो कहते हैं कि अभी आप समझ चुके होंगे कि ये सिंपल प्रैक्टिस जो पोज की है इसके कितने सारे एडवांटेजेस है. वी हियर कोट सेज पतंजलि टू फॉलोइंग कोटेशन फॉर दिस प्रैक्टिस ऑफ पोज और वेटिंग विच फॉर द टाइम बीइंग एज द फर्स्ट स्टेप्स सेज पतंजलि कॉल माइंड कंट्रोल. तो ये आगे हमने देखे थे इस तरह के जो सूत्र यहाँ फिर से रिपीट कर रहा है कि जो ये पोज के बारे में बताते हैं और पोज के अंदर जिस पोज शब्द हम यूज़ करते हैं जिसको महर्षि पतंजलि माइंड कंट्रोल कहते हैं, जिसको मनोनियंत्रण कहते हैं. तावरिया जी ने उसको पोज कहा. अब सूत्र जो है वो लास्ट टाइम भी देखा था, यहाँ वो तावरिया जी ने फिर से रिपीट किया है. महर्षि पतंजलि का योग सूत्र का है. Through cultivation of this habit of mind, there will eventuate a steadiness of spiritual perception. Of course, it is a long way off. अब यहाँ ये सूत्र में क्या कहते हैं कि through cultivation of this habit of mind, तो ये माइंड कंट्रोल की जो हैबिट है या फिर जिसको पोज या वेट कहते हैं, वेटिंग, इसकी जो टेक्निक है उसको हम जब कल्टीवेट करते हैं, उसका विकास करते हैं तो उसके द्वारा क्या फ़ायदा मिलेगा? स्टेडीनेस ऑफ स्पिरिचुअल परसेप्शन. स्पिरिचुअल परसेप्शन क्या है? तो स्पिरिचुअल परसेप्शन माने आध्यात्मिक अनुभव या आध्यात्मिक दृष्टि, आध्यात्मिक ज्ञान या समझ, ऐसा कह सकते हैं. मतलब कि व्यक्ति अंदर धीरे धीरे करके जाता है तो उसकी अंदर की एक दृष्टि खुलती जाती है और उसकी समझ भी विकसित होती जाती है. और वो जो चीज़, परसेप्शन का मतलब तो देखना होता है, तो वो जो चीज़ देखता है वो नॉर्मल कोर्स में जो हम देखते हैं इस तरह वो नहीं देखता. जब स्पिरिचुअल परसेप्शन की क्वालिटी आ जाती है
तो हर चीज़ के अंदर उसका परसेप्शन अलग हो जाता है। जैसे कि उसके अंदर एक स्पिरिचुअल टच हो, चाहे वो पेड़ को देखता है या नदी को देखता है, कुछ भी देखता है, तो उसके अंदर जैसे कि एक आध्यात्मिक अनुभूति के साथ में वो देखता है, या उसके द्वारा जो उसकी अनुभूति होती है वो आध्यात्मिक टाइप की होती है। मतलब नदी देखते हैं तो खाली नदी नहीं होती है, उसके अंदर एक कोई और भाव उसके अंदर आता है। तो इस तरह का स्पिरिचुअल परसेप्शन भी ये पोज या वेटिंग की प्रैक्टिस से आगे जाके आता है। यहाँ कहते हैं कि लॉन्ग वे ऑफ, तो यहाँ धीरे धीरे करके इस तरह का अनुभव, मतलब कि ये पोज की टेक्निक इतनी इम्पोर्टेंट है कि ऐसे ऐसे अनुभव भी इससे हो सकते हैं। The establishment of this habit and the restraint of the mind from its thought form making tendency result eventually in the constant ability to have sustained attention। ये दूसरा सूत्र है कि ये भी लास्ट टाइम हमने देखा था कि जिसके अंदर कहते हैं कि पहले तो ये हैबिट जो है माइंड कंट्रोल की हैबिट या पोज की हैबिट है उसको कल्टीवेट करना है, और फिर आगे जाके इसी टेक्निक को एस्टैब्लिश कर देना, अभी प्रतिष्ठित कर देना है। तो प्रतिष्ठित करने से और इसको रिस्ट्रेन करने से, उसको कंट्रोल करने से या उसको वश में रखने से जो विचारों की प्रक्रिया जो उत्पन्न होती है, बार बार विचार उत्पन्न होते हैं, उसके ऊपर इस तरह का रिस्ट्रेन करके एक इसके ऊपर नियंत्रण करके ये जब पोज इंट्रोड्यूस करते हैं तो उससे क्या होता है, इवेंचुअली इन द कांस्टेंट एबिलिटी टू हैव सस्टेन्ड अटेंशन। तो सस्टेन्ड अटेंशन मतलब क्या है कि फिर ध्यान टिका रहता है। आज हम ध्यान करने बैठते हैं तो क्या होता है, एक दो 5 सेकंड होती है, ध्यान टिका नहीं टिका और फिर मन भाग जाता है, मन भटकने लगता है, तो ध्यान टिकता नहीं है हमारा। पर कहते हैं कि जब ये पोज की टेक्निक आपकी एस्टैब्लिश हो जाएगी तो आपके अंदर एक ऐसी एबिलिटी, एक क्षमता आ जाएगी कि कॉन्स्टेंटली आप अटेंशन को पकड़ के रख सकेंगे। तो हम प्रिज्म की एक्सरसाइज भी इसीलिए करते हैं कि भाई हमारा जो अटेंशन है वो सस्टेन अटेंशन हो, हम वो अटेंशन को पकड़ के रख सके। कितने समय के लिए हम अटेंशन को पकड़ के रखते हैं, तो प्रिज्म की एक्सरसाइज जो है वो प्रिज्म की एक्सरसाइज हमें यही सिखाता है कि सस्टेन्ड अटेंशन। तो ये भी हो सकता है कि जब हम ये पोज की टेक्निक हम इंट्रोड्यूस करते हैं और हमारे अंदर जो विचार उत्पन्न होते हैं इसको जब हम वश में कर लेते हैं तब ये प्रकार का हमें बेनिफिट मिलता है। सो फ्रेंड्स, यू सी द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस सिंपल प्रैक्टिस। यू हैव ऑल रेड द एक्स्ट्रा नोट, so very soon since we'll get more and more proof of this double body which we call primary body or astral or molecular body, the double of the physical और cellular body। तो ये एक उनका कहना है कि भाई आज तो साइंस भी जानता नहीं है ज़्यादातर ये एस्ट्रल बॉडी या सेकेंडरी प्राइमरी बॉडी के बारे में, पर आगे जाके साइंस भी वो चीज़ समझ लेगा और उसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रूफ भी वो दे देगा। तो योग के अंदर हम सब जानते हैं कि 3 प्रकार के बॉडी बताए हैं। फिज़िकल बॉडी जिसको सेल्यूलर बॉडी भी कहते हैं, उसके अंदर जो है वो सूक्ष्म रूप में है, इसको एस्ट्रल बॉडी या मॉलिक्यूलर बॉडी कहते हैं। तीसरा इन दोनों के परे का बॉडी है जिसको मेंटल बॉडी या इलेक्ट्रॉनिक बॉडी कहते हैं, और ये तीनों के अपने अपने ब्रेन या मन है। फिज़िकल बॉडी का जो है उसको ब्रेन कहते हैं, एस्ट्रल बॉडी का जो है उसको मनस कहते हैं, और मेंटल बॉडी का जो है उसको हम बुद्धि या प्रज्ञा कहते हैं। तो ये तीनों प्रकार के जो बॉडी है वो ये साइंस इसके बारे में आगे बहुत तरक्की करेगा, तब इसके बारे में हम बता सकता है। इन दिस प्राइमरी बॉडी टेक प्लेस इंडिपेंडेंटली ऑफ द फिजिकल बॉडी प्रोसेसेस एंड बीइंग प्राइमरी बॉडी दिस प्रोसेसेस इन्फ्लुएंस द सेकेंडरी बॉडी और फिजिकल बॉडी। तो ये तो बहुत क्लियर कट बात है
कि हमारा जो प्राइमरी बॉडी है वो एस्ट्रल बॉडी है और इसका इन्फ्लुएंस ही हमारे ऊपर हमेशा आता है। तो फिजिकल बॉडी में जो कुछ हो रहा है या हम जो जिसको देखते हैं वो तो रिजल्ट है, जिसका जो कारण जो पड़ा है, जो कोज जो है वो कहाँ पड़ा है, वो हमारे एस्ट्रल के अंदर पड़ा है। अब फॉर एग्जांपल एक आदमी को हार्ट अटैक आया या हार्ट का प्रॉब्लम आया फिजिकली, तो डॉक्टर क्या करेगा, उसको फिजिकल जांच करेगा और कहेगा कि इसकी आर्टरी ब्लॉक है, इसका हार्ट एनलार्ज है, ऐसा है वैसा है, ऐसा बात करेगा और इस तरह की ट्रीटमेंट करेगा। अब योग इससे एक स्टेप आगे जाके बात करता है कि नहीं, ये तो इसका रिजल्ट है, उसका कुछ कारण तो कहीं और है। तो योग कहता है कि भाई एस्ट्रल बॉडी के अंदर कुछ गड़बड़ी हुई है, इसके कारण ये फिजिकल बॉडी के अंदर ये डिसीज़ आया है। तो हो सकता है कि इसका जो एस्ट्रल बॉडी है उसके अंदर जो अनाहत चक्र है जो हार्ट से रिलेटेड है, तो उसके अनाहत चक्र के अंदर कुछ गड़बड़ी हो सकती है उसकी वजह से, या वहाँ जो प्राण का सप्लाई जो होना चाहिए अच्छी तरह वो हार्ट के जो अनाहत चक्र के ऊपर प्राण पहुँचना चाहिए वो शायद नहीं पहुँचता हो, कि ऐसी कोई भी एस्ट्रल खामी जब निर्माण होती है तो वो फिर फिजिकल में इस तरह का डिसीज़ के रूप में आती है। और ये खाली हार्ट की बात नहीं है, पर कोई भी जो मेजर डिसीज़ होते हैं वो सब का कारण जो है वो एस्ट्रल के अंदर ही पड़ा। अभी डायबिटीज़, तो डायबिटीज़ आएगा तो हम कहेंगे कि भाई ये इसका पैनक्रियास काम नहीं कर रहा है, उसके अंदर से इंसुलिन नहीं बन रहा है वगैरह वगैरह, तो फिर डॉक्टर बाहर से इंसुलिन देगा या उसकी टैबलेट देगा। पर इसका कारण क्या है कि भाई एस्ट्रल के अंदर मणिपुर चक्र के अंदर कुछ गड़बड़ी हो गई है और इसके कारण इसका पैनक्रियास नहीं काम कर रहा है। तो जो ट्रीटमेंट जो है वो हमेशा हम जो करते हैं वो आधी ट्रीटमेंट करते हैं, जब योग करते हैं तब हमारी पूर्ण ट्रीटमेंट होती है कि हम जो अलग अलग जैसे कि रिफाइनिंग करते हैं तो रिफाइनिंग के अंदर अलग अलग चक्रों के ऊपर असर पड़ती है, तो उसके द्वारा जो कोई डिसीज़ होता है तो वो डिसीज़ के ऊपर काम होता है, मतलब धीरे धीरे करके डिसीज़ कम्प्लीटली क्योर हो सकता है। जो हम मेडिसिन से उसका प्रयत्न करते हैं वो टेम्पररी रिलीफ मिल सकती है, पर वो पूर्ण रूप में उसका रिज़ल्ट नहीं मिल सकता है और वो रिलैप्स भी हो सकता है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। ये तो डिसीज़ की बात है, पर हमारे विचारों का भी प्रभाव इसी तरह शरीर के अंदर पड़ता रहता है, शरीर के ऊपर। तो एक विचार नेगेटिव आया तो उसके द्वारा न जाने कितने प्रकार के अंदर बिन जरूरी सिक्रेशंस चालू हो जाएंगे, एंडोक्राइन ग्लैंड का फंक्शन ज़्यादा चलने लगेगा, अननेसेसरी चीज़ें अंदर बनने लगेगी। तो हमेशा ये जो है हमारा एस्ट्रल बॉडी प्राइमरी बॉडी है और इसका इन्फ्लुएंस जो है फिजिकल बॉडी के ऊपर पड़ता है। इसीलिए तो योग कहता है कि भाई आप विचार भी किस तरह के करते हैं उसका भी महत्व है। आपकी हेल्थ जो है फिजिकल हेल्थ का आधार तो आपकी एस्ट्रल हेल्थ है। अगर एस्ट्रल में नेगेटिविटी पड़ी है तो फिजिकल कैसे हेल्दी बन पाएगा। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हम एस्ट्रल की कितनी केयर ले सकते हैं और एस्ट्रल द्वारा हम फिज़िकल को भी ट्रीट कर सकते हैं, फिज़िकल को भी हम हेल्दी रख सकते हैं। ये बात यहाँ इन्होंने कही है। अब आगे भी इसी तरह की बात ये करते हैं, मैनी ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द माइंड एंड नर्व्स विल ओनली बी क्लियर व्हेन दिस बॉडीज दैट इज द प्राइमरी बॉडीज प्रोसेसेस आर स्टडीड फॉर टू फाइंड द कोज ऑफ एलिमेंट इन द फिजिकल इज़ नॉट पॉसिबल। अब इसका कारण फिजिकल में ढूंढने जाओगे कि भाई उसको ये हुआ, हार्ट डिसीज़ हुआ तो क्यों हुआ, तो उसमें उसका कारण नहीं जान पाओगे आप। हाँ, वो साइंस की अपनी भाषा है, साइंस तो उसके कारण अलग अलग बता देंगे कि भाई आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है इसलिए आपके अंदर चर्बी ज़्यादा इकट्ठा हुई है, इसलिए आपकी आर्टरी ब्लॉक हो गई है, ये है वो है। साइंस अपने ढंग से उसके कारण बता देगा, पर वो सच में वो कारण नहीं है। जो हुआ है वो तो रिजल्ट है, कारण तो जो है वो एस्ट्रल के अंदर पड़ा है। तो ये प्राइमरी जो प्रोसेसेस जब तक ये हम क्लियर नहीं करते हैं, माइंड और नर्व के अंदर जो कुछ एलिमेंट्स आए हैं उसको क्लियर नहीं करते हैं,
तब उसके लिए मतलब प्राइमरी बॉडी का स्टडी करना पड़ता है और उसको क्लियर करना पड़ता है, तब जाके फिजिकल भी क्लियर होता है। फॉर वी ओनली नोट रिजल्ट्स ऑफ सच एलिमेंट्स और रॉन्ग प्रोसेसेस गोइंग ऑन इन दिस बॉडी। तो क्या अंदर गलत चल रहा है फिजिकल में और एस्ट्रल दोनों के अंदर क्या गलत चल रहा है, वो हम जब स्टडी करते हैं तब पता चलता है। और इसीलिए तावरिया जी ने इसका डीप स्टडी के लिए हमें इंटेंसिटी चार्ट दिया है। इंटेंसिटी का चार्ट एक बहुत अद्भुत चीज़ है। इसका आप स्टडी करते हैं तो आपको इसका कोर्स तक आप जा पाओगे, खाली रिजल्ट नहीं। तो रिजल्ट तो फिजिकल में है, पर इसका कोर्स क्या है तो मेंटल या एस्ट्रल जिसको कहते हैं, तो वो उन्होंने यहाँ पूरा इसके अंदर इंटेंसिटी चार्ट के अंदर बताया है कि भाई ऐसा ऐसा माइंड के अंदर, आपके माइंड के अंदर ऐसा ऐसा चल रहा है, इसके कारण ये इंटेंसिटी बनी है और इसके कारण ये आपका फिजिकल बॉडी के अंदर ये डिसीज़, ये एलिमेंट आया है। तो हम इंटेंसिटी चार्ट के द्वारा भी ये चीज़ को समझ सकते हैं। इन आवर मीटिंग्स आवर स्टडी इज अबाउट दिस प्रोसेसेस that take place in this primary body. Once again we study sage पतंजलि। तो वो उनका जो हेतु है वो यही है कि ये एस्ट्रल बॉडी के अंदर क्या प्रोसेसेस हो रही है वो जानना और उसका स्टडी करना। और इसके बारे में महर्षि पतंजलि ने 3 सूत्र दिए हैं उसके रिलेटेड, वो यहाँ बताते हैं। उसमें पहला सूत्र है द कंट्रोल ऑफ दिस मॉडिफिकेशंस ऑफ द इंटरनल ऑर्गन द माइंड, द आउटवर्ड ऑर्गन इज ब्रेन। तो इंटरनल ऑर्गन माइंड है, आउटवर्ड ऑर्गन ब्रेन है। इज टू बी ब्रॉट अबाउट थ्रू टायरलेस एंडोवियर प्रैक्टिसेस एंड थ्रू नॉन अटैचमेंट पोजेशनलेसनेस। तो ये जो सूत्र है, अगर आपने थोड़ा सा योग सूत्र का स्टडी किया होगा तो ये तो बहुत जल्दी सूत्र आ जाता है, बहुत पहले का सूत्र है। तो महर्षि पतंजलि के ने जो योग सूत्र रचे, उसका जो फर्स्ट चैप्टर है जिसको समाधि पाठ कहते हैं, वो समाधि पाठ का ये 12वां चैप्टर 12th ये सूत्र है, जिसको हम जानते हैं कि अभ्यास और वैराग्य के बारे में। यहाँ इंग्लिश में पढ़ते हैं तो ये शब्द नहीं आते हैं, पर हम फैमिलियर है अभ्यास और वैराग्य शब्द से। तो ये सूत्र क्या है, मैं ये संस्कृत में भी आपके लिए पढ़ लेता हूँ। अभ्यास वैराग्यभ्याम तत् निरोध या तन निरोध। तो क्या है ये सूत्र क्या कहते हैं? इसके आगे के सूत्रों के अंदर महर्षि पतंजलि ने चित्त वृत्ति यहाँ बताई है कि 5 प्रकार की चित्त वृत्ति है, उसमें कुछ सही है कहीं नहीं है। तो वो जो है उसके बाद में कि भाई चित्त वृत्ति का निरोध किस तरह करना है, उसका साधन क्या है, तो उसके अंदर ये सूत्र बताया गया है कि अभ्यास और वैराग्य ऐसी 2 चीज़ है कि जिसके द्वारा हम चित्त वृत्ति का निरोध कर सकते हैं। तन निरोध मतलब कि उस चीज़ का, उस वृत्तियों का निरोध करना है। तो 2 साधन है, अभ्यास और वैराग्य। वही चीज़ यहाँ इंग्लिश के अंदर उन्होंने बताई है। द कंट्रोल ऑफ दिस मॉडिफिकेशन, ये जो मॉडिफिकेशन माने वृत्तियाँ, जो वृत्तियाँ अंदर चित्त के अंदर उत्पन्न होती है, उसको टायरलेस एंडोवियर, वही अभ्यास है कि अभ्यास द्वारा और नॉन अटैचमेंट, ये दोनों द्वारा हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा सूत्र है उसके कनेक्शन में, अभी दूसरा सूत्र ये बताता है कि भाई अभ्यास क्या चीज़ है। टायरलेस एंडोवियर माने प्रैक्टिस इज द कांस्टेंट एफर्ट टू रिस्ट्रेन पोज वेटिंग द मॉडिफिकेशंस ऑफ द माइंड। तो इसके लिए ये सूत्र महर्षि पतंजलि ने 13 सूत्र इसके अंदर दिया है कि बार बार इसका प्रयत्न करना पड़ता है। चित्त वृत्ति निरोध के लिए बार बार प्रयत्न जो करना पड़ता है, वो जो है उसको अभ्यास का लक्षण बताया गया है इस तरह वृत्ति का। तो इसमें ये तावरिया जी ने उसको पोज टेक्निक के साथ जोड़ दिया है। तो पोज टेक्निक के अंदर यही हमें करना है कि बार बार जो वृत्ति उत्पन्न होती है उसको स्थिर करते जाना है। अब ये अभ्यास जो शब्द है वो तो हर जगह पर हम इसका उपयोग कर सकते हैं, मतलब अभ्यास हर चीज़ का हो सकता है। हम योगा करते हैं, 3 स्टेप करते हैं, रिफाइनिंग करते हैं, ये सारी चीज़ें भी अभ्यास ही है। और अगर आप पोज टेक्निक का अभ्यास करते हैं दिन भर के अंदर,
तो वो भी एक अभ्यास है। तो हर चीज़ अभ्यास के रूप में की जाती है। यहाँ उन्होंने ये पोज टेक्निक को इसके साथ जोड़ा है, पर कई जगह पर उन्होंने 3 स्टेप को भी इसी सूत्र के साथ जोड़ा है कि भाई 3 स्टेप जो है वो टायरलेस एंडोवियर है, मतलब कांस्टेंट इसको करना पड़ता है और धीरे धीरे करके उसको एस्टैब्लिश करना पड़ता है। अब तीसरा सूत्र जो है वो नॉन अटैचमेंट, माने कि ये जो वैराग्य क्या है इसके बारे में बताते हैं। फर्दर, नॉन अटैचमेंट इज फ्रीडम फ्रॉम लॉन्गिंग फॉर ऑल ऑब्जेक्ट ऑफ डिज़ायर, आइदर अर्थली और ट्रेडिशनल, आइदर हियर और हियर आफ्टर। तो इसमें इम्पोर्टेंट शब्द क्या है कि फ्रीडम फ्रॉम लॉन्गिंग। अब जो अंदर जो इच्छाएं जो उत्पन्न होती है इससे मुक्त हो जाते हैं। किसी भी प्रोडक्ट के बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में अंदर इच्छा ही उत्पन्न न हो, ऐसी स्थिति, मतलब हम नॉर्मल कोर्स में वैराग्य और त्याग दोनों को एक साथ में ही समझ लेते हैं और क्या करते हैं कि भाई वैराग्य त्याग को ही कह देते हैं। किसी ने किसी चीज़ को छोड़ दिया तो हम कहते हैं कि देखो वो कितना वैरागी है, पर वो अलग चीज़ है। कोई चीज़ का फिजिकल छोड़ देना, इसका त्याग करना, वो वैराग्य नहीं है। पर अंदर कोई ऐसी वृत्ति न रहे, कोई डिज़ायर ही न रहे, इन सब डिज़ायर ऐसी वृत्ति हो जो कि ये पृथ्वी के ऊपर की चीज़ों के बारे में हो, या फिर मर जाने के बाद में क्या मुझे मोक्ष मिलेगा या स्वर्ग मिलेगा, इस तरह की कोई इच्छा हो, किसी भी प्रकार की इच्छा हो, इन सब इच्छाओं से मुक्त होना उसको वैराग्य कहा गया है। ये सूत्र जो है वो महर्षि पतंजलि ने 15वां सूत्र है, उसका लक्षण यहाँ इसमें बताया है। तो ये 3 जो सूत्र है उनको भी उन्होंने ये वैराग्य के साथ जोड़ा हुआ है। और इसीलिए यहाँ कहते हैं कि भाई नॉन अटैचमेंट क्या, तो सीन एंड अनसीन ऑब्जेक्ट। तो जो चीज़ जो दिखाई देती है उसका तो हम इसकी तो हमें इच्छा नहीं होती है, वो तो छूट जाती है, पर अनसीन ऑब्जेक्ट के लिए भी कोई हमारा लॉन्गिंग नहीं रहता, उसके बारे में भी हमारी कोई एक पकड़ नहीं रहती है कि भाई ये चाहिए ऐसा। मतलब अनसीन के बारे में जैसे कि स्वर्ग लोक में जाना है और ये करना है, या पाप जो पुण्य कमाना है, ऐसे जो कंसेप्ट है ये सारे कंसेप्ट इसके अंदर आते हैं, पर इससे भी ये व्यक्ति परे हो जाती है जिसके अंदर वैराग्य निर्माण होता है। व्हाट इज द अटैचमेंट? अब ये आसक्ति क्या है? वैराग्य, तो वैराग्य का विपरीत क्या है? आसक्ति। आसक्ति और वैराग्य, तो आसक्ति क्या है? अटैचमेंट बिटवीन व्हाट? तो अटैचमेंट किस चीज़ का, आसक्ति किस चीज़ की, किसके बीच में ये आसक्ति है? इट इज़ मिस्टेकनली सेड अबाउट वर्ल्डली मैटर्स एंड wrongly possessions और आफ्टर डेथ फॉर हेवन। तो ये गलत एक उसकी एक मान्यता बन गई है कि भाई आसक्ति तो किस चीज़ की, कि भाई दुनियावी चीज़ों की, दुनियावी चीज़ रहते हैं उसकी आसक्ति व्यक्ति को होती है, या फिर मर जाने के बाद में स्वर्ग वगैरह की आसक्ति, इस तरह की आसक्ति का हम जानते हैं, इसका रूप मानते हैं, पर वो सच्ची आसक्ति नहीं है। वो कहते हैं कि वो आसक्ति पदार्थ के बारे में आपका जो आसक्ति का ख्याल है वो सही नहीं है। इनका ये कहना है कि ये मिस्टेकनली सही है, ये गलत रूप से इस तरह की मान्यता बन गई है। द मोस्ट नेचुरल अटैचमेंट इज बिटवीन the first, the incoming impulses, and second, the memory patterns which are stored in section 2A and 2B of the brain and mind। देखिए यहाँ तो उन्होंने एकदम अलग प्रकार की बात कह दी जो हम सोच भी नहीं सकते कि भाई ये अटैचमेंट किस चीज़ का। हम तो नॉर्मली बाहर के दुनियावी चीज़ों के बारे में हम अटैचमेंट के बारे में समझते हैं। यहाँ तो उन्होंने कुछ और ही बात कही है कि हमारे अंदर जो 5 इंद्रियों से जो इनकमिंग इम्पल्स आता है, और हम जानते हैं कि वो फिर ब्रेन में जाके जहाँ सेक्शन 2A या 3A के अंदर जो मेमोरी पड़ी है, मेमोरी पैटर्न पड़ी है, वहाँ से वो मेमोरी पैटर्न उसको मिलने आती है, उसकी आइडेंटिकल।
मतलब जिस तरह का इम्पल्स अंदर आया उसी प्रकार की मेमोरी पैटर्न उसको मिलने आती है। ये दोनों का जो मिलन होता है वो उसको वो आसक्ति कहते हैं। अब उसको क्यों आसक्ति कहा होगा? क्योंकि देखिए, जो इच्छा उत्पन्न होती है तो आफ्टर ऑल इच्छा तो तब उत्पन्न होगी ना कि जब इनकमिंग इम्पल्स आएगा और अंदर इसी प्रकार की जो मेमोरी पैटर्न है उसको मिलेगा तो ही इच्छा उत्पन्न होगी ना। मानो कि मेमोरी पैटर्न के अंदर में मेरे एक आइसक्रीम की मेमोरी पैटर्न अंदर पड़ी है और मैं एक बार आइसक्रीम देखता हूँ तो इनकमिंग इम्पल्स अंदर आया आइसक्रीम का और मेरी मेमोरी पैटर्न जो अंदर पड़ी है उसके साथ में वो जॉइंट हो गया और दोनों आगे जाके फिर विचार के रूप में यहाँ रजिस्ट्रेशन एरिया से बाहर निकल गए। अब वो कहते हैं कि ये दोनों का मिलन ही नहीं हो, अगर इनकमिंग इम्पल्स अंदर आता है पर मेमोरी पैटर्न ऐसी निकलती नहीं है या किसी कारण हम ये दोनों का मिलन ही नहीं होने देंगे तो फिर आसक्ति बनेगी ही नहीं, तो इच्छा ही नहीं बनेगी, तो आसक्ति बनने का कहाँ सवाल है। तो ये तो एकदम गहरी बात हो गई और हमारे लिए तो ये एक सामान्य आदमी के लिए तो ये संभव ही नहीं है कि इस तरह इनकमिंग इम्पल्स को वो रोक सके या आइडेंटिकल मेमोरी पैटर्न्स को वो मिलने न दे। पर ये योग की गहरी चीज़ का यहाँ उन्होंने बात कह दी है ऐसी बातों में कि देखो, अटैचमेंट तो ये दो चीज़ों का है और यहाँ दो चीज़ों का अटैचमेंट टूटता है तो सही माने में वो नॉन अटैचमेंट कहलाएगा। एक ब्रेक 5 मिनट के बाद आएगा, उसके बाद में फिर से हम ज्वाइन होंगे। How is this natural and automatic attachment to be broken? And if we break this natural and automatic attachment, what will result from the practice and efforts? अगर ये इसको हम तोड़ते हैं, ये दोनों जो नेचुरल चीज़ के अंदर ये एक नेचुरल अटैचमेंट है, ऑटोमेटिक अटैचमेंट होता है ये दोनों चीज़ का, मेमोरी पैटर्न और ये मिलती है अपने इनकमिंग इम्पल्स, तो इसको तोड़ने से क्या होगा, इसका क्या परिणाम आ सकता है और वो कौन सी प्रैक्टिस हम इसके लिए कर सकते हैं, वो यहाँ वो कह रहे हैं। We have noted earlier that 120 impulses come in at the rate of 120 per each pulse beat. Of this, incoming impulses 95% due to inattention die, and the memory patterns that were identical to incoming impulses and which rush out to meet these incoming impulses return back to the memory section 2A and 2B. But these memory patterns are not destroyed as the incoming impulses are due to natural laws. अब ये क्या होता है कि हमारे अंदर ये रेट तो हम जानते हैं कि 1 सेकंड के अंदर 120 के हिसाब से इसके रेट से हमारे अंदर इनकमिंग इम्पल्स आता है, पर क्योंकि हमारा अटेंशन नहीं होता है वो इनकमिंग इम्पल्स तो इस तरह आ जाता है पर ज़्यादातर चीज़ों के ऊपर हमारा अटेंशन नहीं होता है, तो ये मेमोरी पैटर्न के साथ उसकी मुलाकात नहीं हो सकती है और इसके कारण वो इनकमिंग इम्पल्स मर जाते हैं और मेमोरी पैटर्न वापस वो जहाँ से आई थी सेक्शन 2A 2B के अंदर फिर से चली जाती है। तो ये हमारा अनुभव भी यही होता है कि जैसे हम घूमते हैं, बाज़ार में जाते हैं, तो हर चीज़ के ऊपर हमारा अटेंशन नहीं होता है, कुछ चीज़ों के ऊपर हमारा अटेंशन होता है, कुछ चीज़ों के ऊपर से हमारी नज़र घूम जाती है, नज़र हम घुमा के आगे चलते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है कि जहाँ से हम खाली नज़र घुमा ली तो वहाँ अटेंशन नहीं है, तो वो अटेंशन नहीं इसलिए वो नज़र घुमाई तो इम्पल्स तो बन गया और इम्पल्स तो अंदर आ गया, पर क्योंकि उसके साथ में वहाँ वो अटेंशन नहीं था वो चीज़ के ऊपर, तो वो इम्पल्स अंदर इस तरह के जो इम्पल्स आते हैं वो मेमोरी पैटर्न को मिले बिना ही वो मर जाते हैं और मेमोरी पैटर्न वापस अंदर उसके सेक्शन में चली जाती है।
रिमेंबर मेमोरी इज़ एवरीथिंग। ये तो हम सब जानते हैं कि भाई मेमोरी ही सब कुछ है। हम हमारे अंदर स्मृति है तो हम सब कुछ का अनुभव कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, किसी को पहचान सकते हैं, दुनिया देख सकते हैं, सब कुछ जो है वो मेमोरी है। तो मेमोरी है, इसीलिए तो व्यक्ति का जीवन नॉर्मल कोर्स में चल रहा है। पर यही प्रॉब्लम है कि योग के अंदर इस मेमोरी को ही एक डिस्ट्रक्शन बताया गया है, क्योंकि वो चित्त की वृत्ति है और जब तक चित्त की वृत्ति निर्माण होती रहती है तब तक अंदर निरोध संभव नहीं है, वो उसका शमन संभव नहीं है और मन का अस्तित्व हमेशा रहता है। जब तक वृत्ति है, जब तक विचार है, तब तक मन है। और योग का हेतु तो ये है कि भाई मन को ही समाप्त कर दो, मन को ही अमन बना दो। तो ये एक दिक्कत वाली बात है। नॉर्मल कोर्स के अंदर मेमोरी इतनी उपयोगी है, पर योग के अंदर ये मेमोरी एक ऑब्स्टिकल्स है। मेमोरी इज एवरीथिंग, विदाउट मेमोरी इट इज़ नॉट पॉसिबल टू लिव एज इंटेलिजेंट फंक्शनिंग बीइंग। तो यहाँ अगर मेमोरी नहीं है तो एक हम समझदार बुद्धिशाली व्यक्ति की तरह हम जी नहीं सकते हैं। एक जैसे कि कोई एकदम गाँवसी आदमी है जिसके अंदर कोई प्रकार की मेमोरी डेवलप ही नहीं हुई है, तो वो किस तरह जीता है? वो इंटेलिजेंटली नहीं जीता है। तो ऐसा आदमी के अंदर अगर मेमोरी सही ढंग से काम नहीं करेगी तो आदमी समझदारी से बुद्धिपूर्वक जी नहीं पाएगा। मेमोरी इज एवरीथिंग, विदाउट मेमोरी it is not possible to live as intelligent functioning being. So our whole attention and all the effort are to be directed to destroying these billions of memory patterns. अब देखो यहाँ तो जैसे कि एक कॉन्ट्राडिक्शन जैसी एक बात हो गई, ऐसा लगेगा, अपेरेंटली ऐसा लगेगा कि ये तो बात दोनों उल्टी बात है। एक पहले बात ऐसी आती है कि भाई मेमोरी तो ज़रूरी है, तो ही हम एक इंटेलिजेंट बीइंग की तरह हम काम कर सकते हैं। और फिर बात ये आती है कि भाई ये जो है बिलियंस ऑफ मिलियंस मेमोरी है, उसको हमें डिस्ट्रॉय करना है, उसके लिए हमें एफर्ट्स लगाना है। तो अपेरेंटली वो ऐसा लगता है कि भाई ये दोनों, पर जैसे मैंने अभी आगे बताया इस तरह कि ये दोनों का पर्पज़ अलग है। योग के अंदर जो है वो मेमोरी का एक लिमिटेड उपयोग ठीक है, पर मेमोरी जो पैटर्न है उसको ही धीरे धीरे करके समाप्त करना पड़ता है। तब जाके जो महर्षि पतंजलि कहते हैं ना, योगस चित्त वृत्ति निरोध, तो चित्त वृत्ति निरोध तब होगी कि जब ये वृत्तियाँ उठना ही बंद हो जाएगी। मतलब वृत्ति मतलब ये मेमोरी पैटर्न। तो ये योग के हिसाब से हम देखें तो हमें ये मेमोरी पैटर्न से उसको डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। फिर भी कुछ मेमोरी इतनी ज़रूरी है कि जिससे द्वारा हम इंटेलिजेंट बीइंग की तरह भी काम कर सकें। तो दोनों का एक यहाँ एक बैलेंस की बात है, या इस तरह की बात है कि भाई हमें मेमोरी का राइट यूज़ भी करना है, और जो बिन जरूरी मेमोरी है, नेगेटिव मेमोरी है, जो साइकोलॉजिकल मेमोरी है, किसी के बारे में हमारा ओपिनियन है, हर चीज़ के बारे में ओपिनियन होता है, ऐसी जो सब मेमोरी जो है उसको हमें निकाल फेंकना है। तो ये एक बात समझ में आनी चाहिए कि ये कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है। और इस तरह का ये कुछ बात ये आगे भी कहते हैं, ऑफ कोर्स नो वन कैन मेक ए क्लीन स्वीप, बट what is possible is that we replace the crude, grosser, less cultured with refined cultured patterns. There are many methods and this we shall undertake, for yoga is scientific approach to this problem. तो यहाँ ये इसका उपाय भी बता देते हैं कि भाई डिस्ट्रॉय तो करना है, वो तो है ही, पर शुरुआत में हम क्या कर सकते हैं कि जो जैसे कि क्रूड जो है मेमोरी जो है, ग्रॉस मेमोरी है, जो क्रूड है मेमोरी है, जो कल्चर्ड मेमोरी नहीं है, ऐसी जो मेमोरी पड़ी है, या जिसको हम नेगेटिव कह सकते हैं, ऐसी जो मेमोरी सब पड़ी है, उसको हमें धीरे धीरे पॉजिटिव मेमोरी बनाना है, या फिर इसको कल्चर्ड मेमोरी बनाना है, कल्चर्ड पैटर्न बनाना है। तो इतना हम कर सकते हैं।
आगे जाके तो जैसा योग का अभ्यास होगा इस तरह और भी इसके अंदर चेंजेस आते जाएंगे और फिर टोटल चित्तवृत्ति निरोध किस तरह होता है इसके ऊपर भी व्यक्ति जा सकते हैं। पर चित्तवृत्ति निरोध एक चीज़ जो होती है वो साधना के अंदर टेम्पररी रूप में होती है, मतलब कि वो कुछ समय के लिए वो चित्तवृत्ति निरोध करता है, फिर से वो उसको उठा लेता है। और इसीलिए तावरिया जी ने ब्रेन के जो पिछले 3 जो चार्ट बताए 3A, 3B और 3C, ये तीनों चार्ट के अंदर डिफरेंस ही यही है कि जैसे कि 3C के अंदर और 3B के अंदर जो है वो वहाँ चित्तवृत्ति होती नहीं है, वहाँ चित्तवृत्ति निरोध हो जाता है। पर 3A के अंदर वो चित्तवृत्ति को आने देता है क्योंकि वो योगी है, वो भी हाउस होल्डर है और इस तरह उसको भी संसार के काम करने पड़ते हैं, इसीलिए वो 3A का उपयोग करता है। मतलब कि यहाँ मेमोरी जो कुछ है जो जैसी जितनी ज़रूरी मेमोरी है उतनी तो रखनी पड़ती है संसार चलाने के लिए, जीवन चलाने के लिए, और योगी भी उसका उपयोग कर लेता है। पर उससे पहले ही वो 5:1 का जो रेशियो एस्टैब्लिश करता है, मतलब कि उसकी जो अभी नेगेटिव मेमोरी या जो क्रूड मेमोरी, अनकल्चर्ड मेमोरी है वो उसने ऑलरेडी साफ़ कर ली है। तो इस तरह हम काम कर सकते हैं। और जब योग साइंटिफिक योग का अभ्यास करते हैं तो फिर इस तरह हो सकता है, इस तरह परिणाम आ सकता है। ऑफ कोर्स sincere bhakti yoga students engage themselves full time in bhajans, japa, give no chance to the old patterns, but we have to live a normal householder life. This is a must, and so we cannot full time engage ourselves in these bhajans and japa. Besides, we do not wish to proceed either emotionally or blindly on faith. Science and yoga can never accept this attitude. अब यहाँ थोड़ी एक दूसरी बात कर लेते हैं। बात तो यही है, मेमोरी पैटर्न बदलने की है। तो वो कहते हैं कि एक हमारे यहाँ एक मार्ग जो भक्ति मार्ग भी है और इसके अंदर कई लोग दिन भर में भजन कीर्तन करते रहते हैं, जप करते हैं, इस तरह पूजा पाठ करते रहते हैं और अपने आप को एंगेज रखते हैं, उसकी मेमोरी जो है उसको एंगेज रखते हैं। पर ये जो है ये मामला, इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ ओल्ड मेमोरी पैटर्न है वो वहाँ बनी रहती है, वो बदल नहीं पाती है, क्योंकि वो व्यक्ति चाहे कुछ भी कर ले, भजन करे, जप करे, तप करे, तो वो तो एक ठीक है, एक भाव निर्माण होता है, पर जो ये मेमोरी के ऊपर सीधे सीधा काम होना चाहिए वो मेमोरी के ऊपर काम नहीं होता है। और इसीलिए जो कुछ निकम्मी मेमोरी जो होती है वो मेमोरी अंदर पड़ी रहती है। और हम देखते हैं कई बार कि ऐसे लोग जो ज़्यादा इमोशनल होते हैं और ज़्यादा थोड़ा ब्लाइंड फेथ वाले होते हैं, वो बहुत जल्दी इरिटेट हो जाते हैं, अपने धर्म की रक्षा के बारे में एकदम उग्र हो जाते हैं, कई बार एकदम फैनेटिज़म आ जाता है। ये होता है क्योंकि ये मेमोरी को हमने बदला नहीं है। तो भजन कीर्तन ठीक है, अच्छी बात है, पर फिर भी अगर बात है मेमोरी पैटर्न को बदलने के लिए तो ये वहाँ इतनी उपयोगी नहीं होती है, वहाँ योग ही करना पड़ता है और योग द्वारा उसको मेमोरी पैटर्न को साफ करना पड़ता है। नहीं तो इस तरह दिन भर में चाहे भजन कीर्तन करता रहे, वो पुरानी मेमोरी मेंटेन होगी और वो उसको कभी भी वो उसके पुराने स्वभाव के ऊपर ले जाएगी और प्रॉब्लम करेगी। और व्यक्ति एक तावड़िया जी तो खास हमेशा कहते ही थे कि व्यक्ति को हाउस होल्डर के रूप में ही जीना चाहिए, एक गृहस्थी जीवन निभाना है। और गृहस्थ अगर आप गृहस्थी है तो फिर दिन भर में भजन कीर्तन में किस तरह समय बिताएंगे, आपको कामकाज करना पड़ेगा, आपका ऑब्लिगेशंस है, ड्यूटीज़ है, उसको आपको फॉलो करनी पड़ेगी। तो ये अच्छा मार्ग है कि भाई आप हाउस होल्डर हैं और आप चाहे फिर भजन कीर्तन करो, योग करो और इसके साथ में ये मेमोरी पैटर्न के ऊपर काम करो। बाकी ये जो एटीट्यूड है इस तरह का इमोशनल होके या ब्लाइंड, वो तो ना साइंस एक्सेप्ट करेगा ना योगा इसको एक्सेप्ट करेगा। दिस प्रैक्टिस ऑफ पोज, वेटिंग
is to be ceaselessly practiced during the working hours, and therefore the word use is tireless endeavor. अब यहाँ फिर से अभ्यास की बात करते हैं कि भाई ये जो पोज की टेक्निक है, जो हमें ऑटोमेटिक रिफ्लेक्स एक्शन या मैकेनिकली जो हम कुछ कर रहे हैं, वो मैकेनिकल रूप में ऑटोमेटिक रिफ्लेक्स एक्शन के रूप में नहीं, बल्कि एक जागृति पूर्वक हम कर सके, इसलिए हमें पोज को इंट्रोड्यूस करना है। जब भी कुछ करते हैं, हम कुछ बोलते हैं या कुछ भी करते हैं, उससे पहले हमें पोज को इंट्रोड्यूस कर देना है। और ये हमारे वर्किंग आवर्स जो है, मतलब दिन भर में सुबह से शाम तक, रात तक जो भी हम करते हैं, उसमें बीच बीच में हमें ये पोज की टेक्निक को उपयोग करना है, और इसको ही अभ्यास कहते हैं, उसको ही टायरलेस एंडोवियर कहेंगे। आवर एंडोवियर शुड बी कॉन्स्टेंट, नॉट डूइंग इट एज एंड व्हेन यू लाइक। तो ऐसा नहीं है कि भाई आपको जब थोड़ी याद आया और मर्जी पड़ी कि अभी पोज की टेक्निक करूं, अभी नहीं करूं, अभी कुछ गलत बोलना है तो गलत बोल दूं, बाद में देखेंगे। क्योंकि कई बार हमें इतनी इरिटेशन अंदर आती है और इतने फास्ट आते हैं कि हम पोज तो करना ही या तो याद नहीं रहता है, और याद रहता है तो भी उसको छोड़ देते हैं कि नहीं अभी तो मुझे ये तो बोलना ही पड़ेगा, और इस तरह हम एक्सप्रेस कर देते हैं, पोज को अप्लाई नहीं करते हैं। पर ये यहाँ कहते हैं कि ये ऐसा मन चाहे करने की हैबिट ये चीज़ नहीं है, इसको आपको कांस्टेंट बार बार इसको करना पड़ेगा। योग एस्पेक्ट्स हार्ड ऑन वन सेल्फ। अब व्यक्ति को अपने ऊपर ही कठोर बन के काम करना पड़ता है। हम दूसरों के ऊपर कठोर हो सकते हैं, दूसरों को हम दबा देते हैं और दूसरे के ऊपर हावी होते हैं, पर अपने ऊपर हम कभी भी हम अपने बारे में या अपने ऊपर हम सॉफ्ट रहते हैं। क्या भाई सुबह में उठने का टाइम हो गया है और पर शरीर और मन नहीं उठते हैं, तो हम थोड़ा सॉफ्ट रहते हैं, चलो भाई नहीं उठते तो कोई बात नहीं, सोते रहो। पर दूसरे के बारे में हम एक्सपेक्ट करेंगे कि नहीं, उसको तो जल्दी सुबह में उठ जाना चाहिए। तो व्यक्ति को खुद के ऊपर इस तरह थोड़ा कठोर बन के काम करना पड़ता है। वी हैव टू टोटली रिफॉर्म आवर माइंड, ब्रेन, बॉडी, हैबिट्स टू बिकम टोटली चेंज पर्सन्स इनसाइड आउट। तो हमें हमारे ऊपर काम करना पड़ता है, हमारा माइंड के ऊपर, ब्रेन के ऊपर, बॉडी के ऊपर, हमारी अलग अलग और गलत हैबिट्स है उसके ऊपर, तब जाके हम एक अंदर और बाहर से एक भिन्न व्यक्ति, एक नई व्यक्ति हम बन सकते हैं। नेक्स्ट टाइम वी शैल कंटिन्यू विथ नॉन अटैचमेंट एंड डिज़ायर। तो आगे दूसरी मीटिंगों के अंदर वो वैराग्य के बारे में बताएंगे। हियर वी विल स्टॉप। आई प्रेजेंट टू एवरी वन ऑफ यू द बेसिक एक्सेप्टेंस विच यू प्लीज़ रीड मैनी टाइम्स एंड क्लियर योर माइंड एंड हार्ट। आगे फिर वो बेसिक एक्सेप्टेंस बताएंगे, वो तो हम नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे, पर अभी थोड़ा 2-4 पैराग्राफ बाकी है, वो थोड़ा पढ़ लेते हैं। We are adding no exercises. Practice the earlier ones. Do them correctly. Think and come to the next meeting with your answers from chapter 1 of Gita, where we come across King Dhritarashtra, Sanjay, Lord Shri Krishna, and Prince Arjuna. Prince Duryodhana, who says, Reverend Father, addressing Guru Dronacharya, you come first and then Bhishma, Pitama and Karna, etc. So come with your answer as to these personalities if you cannot raise all, at least the first 4. अब यहाँ वो ये पोज के बारे में तो यहाँ उन्होंने बंद कर दिया बात करने के लिए, थोड़ी और एक्स्ट्रा बात करते हैं और कहते हैं ये गीता का जो पहला अध्याय है जिसको हम विषाद योग कहते हैं, तो विषाद योग के अंदर 4 जो कैरेक्टर्स है वो उसका यहाँ नाम दिया है कि धृतराष्ट्र, संजय, कृष्ण और अर्जुन। इनके बारे में आप क्या जानते हैं, उनकी पर्सनालिटी के बारे में, उनके बारे में आप जो जानते हैं वो आप नेक्स्ट मीटिंग के अंदर लिख के आना।
और कहते हैं कि भाई दुर्योधन द्रोणाचार्य को संबोधित कहते हुए कहते हैं कि यू कम फर्स्ट, मतलब कि आपका स्थान मेरे लिए पहला है, द्रोणाचार्य का स्थान सबसे ऊपर है, उसके बाद में भीष्म पितामह का है और बाद में कर्ण वगैरह का है। इस तरह ये दुर्योधन द्रोणाचार्य को कहते हैं। तो ये इस तरह हमें ये 4 पर्सनालिटी के बारे में क्या जानते हैं वो हमें सोचना चाहिए कि सिंबॉलिकली ये 4 क्या है। स्टोरी तो अलग बात है, पर सिंबॉलिकली ये क्या है। स्टडी दिस कोटेशन, realize that the whole purpose of creation was to produce a body capable of responding to higher and higher degrees of consciousness, the term of which was breathed into human form। तो ये यहाँ एक किसी का कोटेशन वो उन्होंने कोट किया है कि भाई ये जो क्रिएशन है, जो सृष्टि बनी, सर्जन हुआ, उसके पीछे एक इसका हेतु ये है कि एक इस तरह का बॉडी का निर्माण किया जाए कि जो बॉडी हायर कॉन्शियसनेस को, जब वो हायर कॉन्शियसनेस डिसेंड होती है, जब नीचे उतरती है, अवतरित होती है, तो उसको वो झेल सके। तो ये एक उसका पर्पस है। हमें हमारा जो बॉडी ब्रेन सिस्टम भगवान ने दिया है उसका हेतु क्या है। ये हेतु ये है कि जब हमें साक्षात्कार होता है हायर कॉन्शियसनेस का, उस दौरान ये बॉडी ऐसा इतना तैयार हो जाए कि ये उस साक्षात्कार को वो एक्सपीरियंस कर सके, उसको वो झेल सके। ये ऐसी चीज़ है कि मतलब ये साक्षात्कार या जो हायर कॉन्शियसनेस है वो उसके लिए बहुत प्रिपरेशन करना पड़ता है, लंबे समय तक योग क्यों करना पड़ता है, ताकि योगी को अपनी नर्वस सिस्टम जो है पहले उसको परफेक्ट और एकदम मजबूत बनाने पड़ते हैं। उसके जो मसल्स, टिश्यूज़ वगैरह को भी ये तैयार करना पड़ता है, क्योंकि इस तरह की हायर चेतना का अवतरण होता है ऊपर से। तो ये अगर बॉडी निर्बल है, बॉडी इस तरह का तैयार नहीं है, तो वो नर्व्स को, बॉडी को तोड़ देता है और उसका कोई फ़ायदा नहीं है। वो चीज़ व्यक्ति के लिए निरर्थक हो जाती है। तो इसीलिए अगर गलती से भी कई इस तरह की कोई एनर्जी डिसेंड होती है तो उसके लिए प्रिपरेशन होना बहुत ज़रूरी है। जिस तरह हमारे यहाँ एक गंगा अवतरण का एक सिंबॉलिक रूप है ना कि भाई शिव जी ने गंगा को धारण किया, तो शिव जी ही गंगा को अब गंगा जो है वो हायर कॉन्शियसनेस का एक सिंबल है कि हायर कॉन्शियसनेस डिसेंड होती है। तो जिस तरह के शिव जी थे जिनके अंदर उनका जिस तरह का बीइंग था या इस तरह का जो इनकी मानो कि बॉडी ब्रेन सिस्टम कहें उनकी, तो जो था उसके अंदर ये इस तरह की हायर कॉन्शियसनेस जो। और दूसरा कोटेशन है, हम 2-4 मिनट ज़रा ज़्यादा लेंगे, यहाँ मीटिंग ख़त्म कर देते हैं। दूसरा कोटेशन थोड़ा पढ़ लेते हैं, हालांकि थोड़ा डिफ़िकल्ट है और इतना ये नहीं है। द हायर पावर्स इन मैन आर नॉट ड्यू टू समथिंग एडेड बट टू द एब्सेंस ऑफ फैक्टर्स विच इनहिबिट देयर डेवलपमेंट। अब दूसरी चीज़ ये है कि भाई हायर पावर्स व्यक्ति के अंदर जो है वो कुछ ऐड करने से नहीं वो हायर पावर्स आते हैं, कुछ जुड़ने से, कुछ इकट्ठा करने से वो पावर नहीं आते हैं। मतलब कि ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जैसे कि दवा खाई और मेरे अंदर शक्ति आ गई, ऐसी चीज़ नहीं है। कुछ हम ऐड करेंगे और पावर्स आ जाएंगे, पर वो जो उसके लिए जो ऑब्स्टिकल्स है, जो इनहिबिट जो है उसका डेवलपमेंट के अंदर जो अवरोध है, उसके विकास के अंदर जो अवरोध है, ऐसे जो फैक्टर्स है वो अगर दूर किए जाते हैं, उसका अभाव होता है, वो एब्सेंस होते हैं, तो वो पावर जो है वो इस तरह अपने आप में ही काम करते रहेंगे। पावर तो है ही, खाली काम करना यही है कि जो उसको अवरोध करते हैं ऐसी चीज़ों को निकाल देना है। दे आर रिलीजेस ऑफ पावर हियर टू फॉर सप्रेस द इंस्ट्रूमेंट इज़ देयर बट इट इज़ टॉप डाउन। तो यहाँ ये जो पावर है उसको हम जो सप्रेस हो गए हैं, जो दब गए हैं, उसको रिलीज़ करना है।
और ये वो रिलीज़ करने के लिए इंस्ट्रूमेंट भी है। इंस्ट्रूमेंट माने साधना। तो हम साधना ऐसी करते हैं जिससे हमारा ऑब्स्टिकल निकल जाता है, तो पावर्स जो है वो फिर से हमारे अंदर काम करने लगते हैं। पर नॉर्मल कोर्स में प्रॉब्लम क्या है कि ये इस तरह की साधना नहीं करते या इस तरह के साधन का हम उपयोग नहीं करते हैं। In the last meeting we had just begun to see how these incoming impulses come in and how they reach the registration area of section 1 or front lobe of the brain. This also we shall study in greater detail. Some of you may ask what is the proof of secondary body or double. For this I give you some information as under. तो कई लोग पूछते हैं कि भाई आप बार बार एस्ट्रल बॉडी की बात करते हैं, उसको प्राइमरी कहते हैं, तो उसका कोई प्रूफ है क्या? आप बोलते हैं तो ये तो साइंस का ज़माना है, उसमें तो प्रूफ देना पड़ता है। तो यहाँ उसके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन वो बताते हैं कि द रशियन साइंटिस्ट आर conducting experiments about the bioplasma and many other countries are also deeply interested. तो ये जो सूक्ष्म शरीर के रूप में जो है उसको यहाँ बायोप्लाज्मा कहते हैं ये लोग, और उसके ऊपर कुछ एक्सपेरिमेंट रशियन और दूसरे साइंटिस्ट उस ज़माने में, ये तो बहुत साल 40-50 साल पहले की ये बात है, जब तावरिया जी ने लिखा था उससे भी पहले की बात ये है। तो मतलब 50 साल पहले इस तरह के एक्सपेरिमेंट। अब तो बहुत कुछ डेवलपमेंट हो गया और अब तो थर्मल कैमरा आ गए कि जिसके द्वारा व्यक्ति के अंदर क्या कौन की जो अंदर के जो वेव्स है वो एस्ट्रल बॉडी थर्मल कैमरा से दिखाई देता है, उसके कलर दिखाई देते हैं, उसके अंदर कुछ गलत हो तो वो भी सब कुछ दिखाई देता है। तो अब तो एडवांसमेंट बहुत हो गया है, पर ये उस समय की वो बात करते हैं। द रशियंस हैव एविडेंस ऑफ सम एनर्जी सब्सटेंस और फॉर्म इन ऑल लिविंग थिंग्स, सम सॉर्ट ऑफ बॉडी इनविजिबल ल्यूमिनियस पेनेट्रेटिंग आवर फिजिकल बॉडी। तो उन लोगों को प्रयोग के अंदर ऐसे कुछ प्रूफ मिले थे, एविडेंस मिले थे कि जिसके अंदर हर एक चीज़ जो होती है उसके आजू बाजू में कोई ऐसा एनर्जी का सब्सटेंस जो दिखाई देता था कि जो आँख से देख नहीं सकते ऐसा, या ऐसा ल्यूमिनियस प्रकाशित, और वो बॉडी को पेनेट्रेट कर दे, आर पार निकल जाए, इस तरह का जिसको हम आज की भाषा में कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। तो उस तरह का कोई फील्ड का अनुभव इन लोगों को हुआ था, एविडेंस मिले थे। द एक्सपेरिमेंट्स आर कैरिड आउट नियर सोवियत स्पेस सेंटर। ए ग्रुप ऑफ बायोलॉजिस्ट, बायोकेमिस्ट एंड बायोफिजिसिस्ट आर experimenting with a giant electron microscope। तो उस ज़माने में इस तरह का माइक्रोस्कोप बहुत बड़ा माइक्रोस्कोप बनाया था, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, और इससे ये लोग ये इसको देखने का प्रयत्न कर देते हैं। दिस इज़ द क्लिरियन इक्विपमेंट एंड इट वर्क्स विथ सोफिस्टिकेटेड इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट। तो ये जो पूरी प्रक्रिया थी, एक क्लिरियन नाम की व्यक्ति थी, उसने ये सब डेवलप किया था, इसलिए, और बाद में क्लियन फोटोग्राफी के रूप में भी ये चीज़ बाहर आई थी। अब लास्ट बात, द साइंटिस्ट हैव नोटेड अ साइलेंट हाई फ्रीक्वेंसी डिस्चार्ज नॉट सीन बाय द आइज। तो यहाँ उन लोगों ने वो माइक्रोस्कोप के देखा कि भाई एक कोई हाई फ्रीक्वेंसी का एक डिस्चार्ज, एक प्रवाह जैसे कि शरीर के अंदर चल रहा हो ऊपर नीचे, कि जो नॉर्मली हम आँख से नहीं देख सकते, ऐसा कोई प्रवाह उन लोगों ने उसमें देखा। दे नाउ कैन सी दिस डबल और द सेकंड और द प्राइमरी बॉडी एज वी अंडरस्टैंड। तो वो जो उन्होंने देखा वही ये कहते हैं कि एस्ट्रल या प्राइमरी बॉडी है। दिस एनर्जी बॉडी इज़ ए बॉडी वेल अरेंज। तो वो बॉडी जो है वो वेल अरेंज है, अच्छी तरह वो बना हुआ है। ए होल यूनिफाइड ऑर्गेनिज्म इन इटसेल्फ। तो पूर्ण रूप में विकसित जिसको कह सकते हैं, इस तरह का ये अंदर का बॉडी है। इट एक्ट्स एज ए यूनिट, एक एकम के रूप में वो काम करता है, एंड हैज़ इट्स ओन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। तो फिजिकल बॉडी का और एस्ट्रल बॉडी का दोनों का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होता है, जिसको हम नॉर्मल कोर्स में ओरा भी कहते हैं। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है। इट हैज़ शेप एंड इनसाइड दिस बॉडी आर प्रोसेसेस टेकिंग प्लेस। उसका एक अपना शेप भी होता है, वो दिखता नहीं है पर फिर भी वो एक शेप होता है,
और वो उसके अंदर कुछ प्रक्रिया चलती रहती है। एवरी फिजिकल ऑर्गन एंड टिश्यूज़ हैज़ दिस डबल। तो जो एस्ट्रल जो है वो फिज़िकल का काउंटर पार्ट है, इसीलिए हर चीज़ का एस्ट्रल पार्ट है। मतलब हमारा हाथ है तो उसके अनुरूप उसका डबल जो है वो एस्ट्रल में होगा। हमारी आँख है, नाक है, कान है, जो पूरा शरीर है उसका डबल के रूप में हमारे एस्ट्रल के अंदर उसका काउंटर पार्ट होगा। यहाँ मीटिंग समाप्त होती है। बेसिक एक्सरसाइज हम नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे। कोई प्रश्न है तो भी नेक्स्ट टाइम लेंगे, थोड़ा समय हो गया है तो यहाँ रुकते हैं। नेक्स्ट टाइम फिर मिलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।